मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के योद्धा लगभग तय हो गए हैं। केवल ब्यावरा सीट ऐसी जहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, इसकी सियासी तस्वीर साफ होने के बाद जो समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प हैं। 2018 में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी डबरा इमरती देवी ने 57,446 वोटों से जीत हासिल की थी। बदनावर से राजवर्धन सिंह ने 41,506 मतों से जीत हासिल की थी। भांडेर से रक्षा सिरौनिया ने 20 साल में पहली बार 39,896 वोटों से जीत हासिल की थी। बमोरी से महेंद्र सिसोदिया 27,920 वोटों से जीते थे। महगांव से ओपीएस भदौरिया 25,814 मतों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। 2018 में सबसे कम वोटों से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी सुवासरा से हरदीप सिंह डंग बमुश्किल 350 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी 826 वोटों से जीते थे। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 2,136 मतों से जीत हासिल की थी। आगर से मनोहर ऊंटवाल के निधन से ये सीट खाली हुई है। ऊंटवाल 2490 वोट से सीट पर जीते थे। इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दे, जातियां, लॉयल वोटर्स, नेताओं की पकड़ सभी की परीक्षा होगी। लेकिन दल बदल का मुद्दा भी इस बार के चुनावों में हावी है। राज्य में इस साल दल बदल की शुरुआत मार्च में हुई थी। तब 22 तत्कालीन कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की वजह से ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरी थी और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। इसके बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। बीजेपी ने दल बदल करने वाले इन सभी 25 विधायकों को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने भी कई इम्पोर्टेंट उम्मीदवारों को टिकट दिया। हालांकि सियासी गलियारों में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि कम मतों से जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को टिकट देना बीजेपी को महंगा न पड़ जाए। मतदाता का स्नेह और आशीर्वाद न केवल भारतवर्ष में अपितु मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2018 के चुनाव में जो थोड़ी सी चूक हुई थी कि 2-4 सीटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, इन उपचुनाव में मतदाता उसमें सुधार करेगा और 28-0 से भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में जीत हासिल करेगी और सशक्त होकर मध्य प्रदेश की सेवा करेगी। इसीलिए पसोपेश में नहीं है और अंतर अब बहुत ज़्यादा रहेगा। और अंतर ज़्यादा इसलिए रहेगा कि ये मोल भाव से कमलनाथ जी की सरकार को हटाया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के भाजपा में आ जाने से इनकी चुनौती बढ़ गई है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन देख चुके मतदाता नई पार्टी से चुनाव लड़ने वालों को जीत का हार पहनाएंगे या होगी हार, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले 28 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव जो है ये साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, माधव ज्योतिराज सिंधिया की बात करें या कमलनाथ की बात करें। और उसके साथ दांव पे लगी है इन लगभग 14 मंत्रियों की साख, उनका राजनीतिक भविष्य और 25 विधायकों की जो है उनके भी राजनीतिक भविष्य पे क्वेश्चन मार्क है। पिछली बार जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब हम लोगों ने देखा था कि कई जो ये विधायक है वो कई विधायक जो थे वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और कुछ बहुत कम अंतर से जीते थे। तो इस बार के उपचुनाव में क्या वो जो लोग कम अंतर से जीते थे वो अपने जो जीत की मार्जिन है या जो वोट मार्जिन है उसको बढ़ा पाएंगे, और जो बहुत अधिक
मात्रा में वोटों से जीते थे, क्या वो उसको मेंटेन कर पाएंगे? तो इस पूरे विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, और साथ में है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, आप जो है चुनाव प्रचार में बिजी हैं, साख का सवाल है, ये उपचुनाव है, क्या कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? ये जो कल आप लोगों की सूची भी आ गई बीजेपी की, क्या लग रहा है ये जितने जो प्रतिष्ठा का सवाल है, क्या मार्जिन इस बार आप लोग मेंटेन कर पाएंगे? जिस तरह से आप लोग 2018 में जिस तरह का जो मार्जिन था, कुछ लोग कम मार्जिन से जीते थे, कुछ बहुत अधिक मार्जिन से जीते थे, क्या आपको क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा उपचुनाव में? निश्चित रूप से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो मेरा अंतर उस समय 15,000 से ऊपर था, इस बार अंतर और बढ़ेगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ क्षेत्र में काम किया है, इस पिछड़े क्षेत्र में काम किया है, क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से उसका प्रतिफल देगी और अधिक मतों से विजयी बनाएगी। ये आप अपनी बात कर रहे हैं, बाकी प्रत्याशियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या माहौल है? जिस तरह से हम देख रहे हैं बार बार जो वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जनता जिस तरह से गद्दार है, वापस जाओ, उपचुनाव समय से पहले क्यों, ये नारे जो लगा रही है, उसका भी जो है उसका असर आएगा? नहीं, उसका कोई असर नहीं आएगा। ये सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं। जनता कहीं कोई इस प्रकार का वो नहीं कर रही है। आप हमारे क्षेत्र में आके यहाँ देख सकते हैं, जनता का यहाँ कोई माहौल नहीं। कांग्रेस के पास कोई किसी प्रकार की योजना नहीं है। कांग्रेस के लोगों के पास ये गद्दार और ये बिकाऊ और ये टिकाऊ, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। उनसे पूछेंगे आप विकास क्या करेंगे, तो वो चुप हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा। आप सोचेंगे आप पूछेंगे 15 महीने में आपने क्या किया, वो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। ये गरीबों की जितनी संबल जैसी योजना आपने बंद कर दी, बुजुर्गों की 30 दर्शन आपने योजना बंद कर दी, आपने बच्चियों की शादी में कन्या योजना जिसमें 50,000 रुपए सरकार देती थी वो बंद कर दी। किसानों के साथ आपने छलावा किया, आज भी किसान डिफाल्टर घूम रहा है, बीमे की राशि उनको नहीं मिलेगी। ये तमाम सब ये ऐसे छलावे करके आपने सरकार बना ली। अब इसके बाद जब आपकी सरकार, आपके विधायक चले गए और आपकी सरकार गिर गई, तो आप कहते हैं उपचुनाव डाल दिया। अरे आप यदि सही काम करते तो ये सरकार गिरती क्यों? जी बिल्कुल। चलिए, बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल रहेगा? क्या लग रहा है ये प्रत्याशी जो जीते थे, बड़े कई लोग बिग मार्जिन से जीते थे, कुछ कम अंतर से जीते थे, क्या रहेगा माहौल इस बार उपचुनाव में? देखिए मुक्ता जी, ये प्रद्युम्न जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं और हमारे साथ इन्होंने काफी काम भी किया है। और आपने खुद ही सुना इनके मुंह से, अभी मैं सुन रहा था कि हम इसलिए जीतेंगे कि हमने विधायक बनने के बाद क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ही कहता हूं, इनका जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया कि जब इन्होंने 1.5 साल के अंदर इतना सारा काम किया है, तो 1.5 साल तो कांग्रेस की ही सरकार थी और मैं स्वयं ही वहां का प्रभारी था, तो इनको ये भी पता है कि जो इन्होंने कहा वो हमने किया। तो जब काम हुआ है, इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त में ही हुआ है। और जितने भी और साथी हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, वो काम के दम के ऊपर जा रहे हैं। तो फिर जब सब कुछ काम हो रहा था, सब कुछ विकास के काम हो रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपने पार्टी छोड़ दी? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जो जनता बोलती है वो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उसके बने में बातें आती हैं तमाम तरीके की। मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन जो है लोगों का संदेह वाजिब होता है कि भाई एक तरफ जब हम कह रहे हो कि हमने विधायक रहते बहुत काम किए हैं, तो विधायक तो कांग्रेस से ही थे। तो जब कांग्रेस से विधायक थे, कांग्रेस से हुआ, तो अचानक क्या हो गया? और सवाल केवल इनका प्रद्युम्न जी का नहीं है, ऐसे अन्य भी जो साथी हैं वो भी इस बात को अलग अलग मंचों पे कहते हैं। और दूसरी तरफ फिर ये कहते हैं कि साहब हमारी सुनता नहीं था कोई। तो कौन नहीं सुनता था? भाई मजेदार बात तो यही है, जैसे इन्होंने कहा कि साहब संबल योजना बंद कर दी, तो प्रद्युम्न जी को पता है संबल योजना इसलिए बंद हुई थी कि तत्कालीन मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो वर्तमान में आज ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने इसकी जांच करवाई थी और जांच में उन्होंने पाया था कि इसमें 40% नाम फर्जी लिखे हुए हैं और केवल उन लोगों के लिखे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं, गरीबों के नहीं लिखे हैं। तो हमने योजना को बंद नहीं किया था,
संबल योजना को बंद के हमने उसका नाम रखा था नया सवेरा। और वो योजना में जो गरीब जितने मध्य प्रदेश के लोग छूटे थे उनको हमने जोड़ा था, और जो सुविधाएं मिलती थी उससे भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने का हमने उस योजना में काम किया था। जहां तक विकास की बात है तो निरंतर प्रद्युमन जी इस बात को अब चूंकि मंच पे हिचकिचाएंगे, अभी नई पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इस बात को तो दिल से ये भी जानते हैं कि जो इन्होंने कहा जिला योजना समिति में बाहर, चाहे वो स्थानांतरण का मामला हो चाहे विकास का मामला हो, जो कहा वही मंजूर हुआ। और इसके अलावा बुंदेलखंड में हम पूरे नदियों से तालाबों को जोड़ना चाहते थे। वो जहाँ तक बच्चियों की शादी है 28,000 से 51,000। जहाँ तक राठौर जी यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। राठौर साहब आप और प्रद्युमन सिंह आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इस तरह दांव जो है भविष्य मतलब लगा हुआ है, दांव लगा हुआ है, चाहे वो 14 मंत्री हो, 25 पूर्व विधायक हो। हम सुन रहे थे बृजेंद्र सिंह राठौर जी को। प्रद्युमन सिंह जी आपने सुना होगा राठौर साहब को, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हम बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर सिंचाई के कोई संसाधन नहीं। मैं लगातार माननीय सीएम साहब के पास जाता रहा कि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन करवा दीजिए। हमारे क्षेत्र में पलायन बहुत तेज गति से होता है और लगातार मैं सिंचाई मंत्री के पास घूमता रहा, परंतु किसी प्रकार का कोई तवज्जो नहीं दिया गया, किसी प्रकार का। हमारे यहाँ से करीब 25 से 30,000 परिवारों का पलायन होता है, बाहर जाते हैं। और समय बहुत से लोग जो लौटे उनमें ऐसे लोग थे जो कई जगह, अब वो आप लोगों ने देखा होगा, टूटी साइकिल पर एक बंदा वहां से अंबाला से लौटकर आ रहा था और टूटी साइकिल थी जिसके पास जो मतलब उसके खाने के लाले पर टूटी साइकिल पंक्चर दोनों टायर घसीटता हुआ आ रहा था। वो हमारी विधानसभा का मतलब परिवार था। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि हमारे यहाँ जमीन तो है पर सिंचाई के संसाधन न होने के कारण हम पलायन कर जाते, नहीं तो हमारी जमीन बिक जाएगी। मतलब ऐसे लोग मतलब जिनके पास जमीनें हैं वो भी आज यहाँ मजदूरी करने जाते हैं। अति पिछड़ा हमारा क्षेत्र और डीपीआर हमारे बने हुए, अन्य जगहों पर तालाब नए सैंक्शन हो रहे, पर हमारे यहाँ इस प्रकार की दुविधा कि हमारे यहाँ बजट नहीं। उसके लिए बहुत प्रार्थना करी गई, पर बाद में जब सरकार गिरने के बाद हमारे यहाँ ये तालाब बनने का काम शुरू हुआ। ये बड़ी विडंबना है। जी चलिए, सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनील जी आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, ये तो अपने अपने दावे और दलीलें हैं कि क्यों जीते और क्यों हारे, लेकिन क्योंकि जो मुद्दा हमारा है वो मुद्दा ये है कि पिछले चुनाव में हमने लगभग देखे जो 25 पूर्व विधायक हैं जो मैदान में हैं, जिनमें से 14 मंत्री बन चुके हैं, उनका भविष्य इस उपचुनाव में दांव पर है। और उनमें से कई लोग ऐसे थे, चाहे हम सुवासरा से हरदीप सिंह डंग की बात करें, महज 350 वोटों से वो चुनाव जीते थे। ब्यावरा से जैसे गोवर्धन दांगी साहब का निधन हो गया, हाँ। लेकिन वो 826 वोटों से ही चुनाव जीते थे। ऐसे ही नेपानगर से सुमित्रा जी थी 1264 के लगभग वोटों से। हाँ। तो लगभग 8 से 10 ऐसे जो विधायक हैं जो रहे हैं, हाँ। वो बेहद कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। अब क्योंकि उपचुनाव में भी यही लोग मैदान में हैं और इस प्रकार की, जिस प्रकार से प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की कई उपलब्धियां नहीं है, सिंचाई के संसाधन नहीं है बड़ा मलहरा में, और भी कई तरीके की वो समस्याएं गिना रहे हैं, रोजगार की समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं, इस प्रकार की समस्याएं इन क्षेत्रों में भी हैं जहां से बेहद कम मार्जिन से पिछला चुनाव जो विधायक जीते थे और जो चुनाव मैदान में हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल मुक्ता जी इनके सामने यही रहेगा कि जो मार्जिन कम था उसको कैसे पाटें, कैसे ज्यादा अंतर से जीतें, क्योंकि उस समय तो इस प्रकार की गद्दार और खुद्दार वाली या फिर सरकार नोट या वोट वाली बात नहीं थी। उस समय तो ये था कि 15 साल की बीजेपी की सरकार थी और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी जनता के साथ। तो कुल मिलाकर उस समय चुनाव जीतना बेहद आसान था, मुद्दे कई थे। लेकिन अब क्योंकि जब मुद्दे इस प्रकार के आ चुके हैं मैदान में कि खुद्दार वर्सेस गद्दार हो गया, यहां पर चुनाव, यहां पर सरकार गिरा दी, इस समय की जब इस प्रकार के आरोप हैं इन लोगों के ऊपर, ऐसे में ये वोट का अंतर कैसे पाटेंगे, कैसे जीतेंगे, ये उन नेताओं के सामने भी चुनौती है और उन पार्टियों के सामने भी चुनौती है जिसके टिकट पर ये चुनावी मैदान में है। तो मुद्दे प्रद्युम्न सिंह जी जैसे ये लोग भी मुद्दे गिनाएंगे। हालांकि प्रद्युम्न जी जिस प्रकार से कह रहे 15,000 से ज्यादा मार्जिन था इनके पास, लेकिन वो मार्जिन ये सारे लोग बढ़ाते हैं या फिर मतदाता उसको घटाते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बड़ा सवाल है। बृजेंद्र सिंह राठौर जी, आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है, कांग्रेस जिस तरह से ये बार बार गद्दार का इशू उठा रही है, नोट वर्सेस वोट का इशू उठा रही है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का इशू उठा रही है, क्या लगता है इन इश्यूज से जनता जो है, ये जो विधायक जो दोबारा से उपचुनाव में आए हैं, इनका वोट मार्जिन घटेगा, क्या होगा? देखिए, मैं आपकी थोड़ा सा गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा कांग्रेस का नहीं, खुद्दार और गद्दार का मुद्दा कांग्रेस का नहीं, ठीक है ना जी। या और जो तीसरी बात आपने बोली है वो मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, ये जनता कह रही है। जनता, आम जनता इस बात को, जहां जाते हैं हम लोग नहीं, आम जनता इस बात को कह रही है कि भाई ये जो चुनाव है, ये चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग तरीके का चुनाव है। ये चुनाव हुआ नहीं, ये चुनाव कोई मृत्यु नहीं हुई किसी की कि उसकी वजह से उपचुनाव हुआ है। ये चुनाव थोपा गया है, ये आम जनता के ऊपर जबरदस्ती जो है पैसे बर्बाद करने का चुनाव है, जहां एक तरफ सरकार तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जो डीए हमने मंजूर किया था वो डीए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जो गौशालाएं हमने 1000 खोली थी उनकी गौशालाओं की व्यवस्था के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जिन पुजारियों का पैसा हमने दुगुना किया था उनके देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जो निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बच्चियों की शादी के लिए जो हमने बढ़ोतरी की थी उनके पास इनके लिए पैसे नहीं है। तो ये कैसी बात करते हैं कि सरकार बदल गई तो हमारी योजना मंजूर हो गई। अरे योजना मंजूर होने से क्या होता है? हम मुरैना में अभी बैठे हैं और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है वो हजारों करोड़ की योजनाएं मंजूर हो गई और बजट की आप कॉपी निकाल के देख लीजिए, बजट में केवल 1000 रुपए का प्रावधान है। तो ये जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, जनता के साथ जो छल है, ये जो मजाक बनाया जा रहा है, इससे बड़ा मजाक कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो इसका जवाब अब आम आदमी देने के लिए तैयार बैठा है। लोग समझदार हो गए हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोग समझते हैं कि आप अगर बजट पर आप घोषणाएं कर रहे हो, फर्जी शिलान्यास कर रहे हो, तो आप बजट का प्रावधान तो दिखाओ। आपके पास बजट है ही नहीं। 2 लाख करोड़ के कर्जे से लेके आपने आज 2,15,000 करोड़ के कर्जे के ऊपर मध्य प्रदेश को धकेल दिया। जहां तक बड़ा मलहरा की बात है, अभी प्रद्युम्न जी कह रहे थे कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और मैं भी उस बुंदेलखंड से आता हूँ, तो उस क्षेत्र के पिछड़ा होने का कारण भी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है कि उमा भारती जी स्वयं वहाँ की विधायक रही हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बनी हैं। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने खुद कहा था कि बड़ा मलहरा को उन्होंने गोद लिया था। और ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ 2 मुख्यमंत्री, एक गोद लेने वाला मुख्यमंत्री, एक स्वयं मुख्यमंत्री, और उसके बाद अगर प्रद्युम्न सिंह जी को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र की ये हालत है, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि इसका जवाबदार कौन है? पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रद्युम्न सिंह जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं राठौर साहब की जो बीजेपी की जो है बजट में प्रोविजन नहीं है और उसके बाद भी आप लोग घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, योजनाएं लागू कर रहे हैं, बजट नहीं है, तो क्या जनता के साथ आप लोग ये छल कर रहे हैं? मेरे यहाँ जो काठन सिंचाई परियोजना आई है उसका बजट भी आ गया और हमारे यहाँ खाते में पैसा भी आ गया है और आने वाले समय में यहाँ उसका सर्वे कार्य शुरू हो गया है और बहुत ही जल्दी यहाँ हमारा बांध का काम शुरू हो जाएगा। चलिए, आपने अपना प्रोजेक्ट तो बोला, लेकिन बाकी जगह जो कह रहे हैं बजट में प्रावधान नहीं है, राठौर साहब ने कहा बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन शिलान्यास होते जा रहे हैं, तो क्या जनता के साथ छल कर रही है बीजेपी? चुनाव चूंकि सामने है। नहीं, जनता के साथ कोई छल नहीं होगा। जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे या भूमि पूजन करेंगे, निश्चित रूप से
वहां पर बजट का प्रावधान भी किया जाएगा और वहां पैसा भी जाएगा और आने वाले समय में वहां निर्माण के कार्य में होंगे। जी चलिए सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना। देखिए मुक्ता जी, क्योंकि ये चुनाव जो हैं 28 विधानसभा के उपचुनाव, सिर्फ 3 जो सदस्य थे विधानसभा के उनके निधन के बाद सीटें खाली हुई। 25 ऐसी जो सीटें हैं जो इस्तीफे देने के बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद शायद इतने बड़े पैमाने पर एक साथ मध्य प्रदेश में पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं, और जिसमें 25 पूर्व विधायकों और 14 जो वर्तमान में अभी सरकार में मंत्री हैं उनका भविष्य दांव पर है, इतने बड़े पैमाने पर। क्योंकि एक बड़ा रोचक चुनाव है, मुद्दे अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, भले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर मुक्ता जी यही रहेगा कि जिस स्थानीय मुद्दों को लेकर जो लोग ये मैदान में गए थे, चाहे प्रद्युम्न जी हों या फिर जो और 25 इनके साथी हैं वो हों, जो पिछले विधानसभा चुनाव के समय 2018 के समय जो वादे करके गए थे, जो बातें कही थी इन्होंने कि उनका निराकरण होगा, जनता के समस्याओं का समाधान होगा, इन बातों को लेकर अब जनता, क्योंकि जिस प्रकार से तिमाही और छमाही पेपर जब बच्चों के होते हैं तो टेस्ट तो इनका भी है कि जनता टेस्ट तो इनसे ही पूछेगी कि भाई आप आए थे, आपने ये बोला था, इनमें से कितनी बातें हो पाई हैं। क्योंकि ये कह देना कि सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं हुई, सरकार ने सुनी नहीं, ये जनता नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में जब तक थे, जब तक आप कांग्रेस को लेकर कभी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं आए, सिर्फ हरदीप सिंह डंग को लेकर। हरदीप सिंह डंग जरूर विधानसभा में कई बार नाराजगी उन्होंने दिखाई, क्योंकि अध्यक्ष ने जब उनको बोलने का मौका नहीं दिया है, उनको समय कम दिया, तो हरदीप जी ने जरूर नाराजगी दिखाई। उसके अलावा हरदीप सिंह डंग के अलावा किसी भी सदस्य ने इस प्रकार की नाखुशी या यहाँ पर नाराजगी कभी जताई नहीं है। तो अब जनता के सामने टेस्ट है, जनता देखते हैं कि 10 तारीख को नतीजा इनके क्या आते हैं, 10 नवंबर टेस्ट में क्या रिजल्ट आता है। जी तो बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपका और प्रद्युम्न सिंह लोधी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 में इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये उपचुनाव जो है इसमें जो लगभग 14 मंत्री हो गए, 25 पूर्व विधायक जो हैं, उन सब के भविष्य, राजनीतिक भविष्य का जो है एक टेस्ट जैसा है, जिसका रिजल्ट जो है वो 10 नवंबर को आएगा। तो वो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि कांग्रेस में जब वो थे तब काम नहीं हुआ और अब बीजेपी में आए हैं तब काम हो रहा है, तो क्या जनता इस बात को मानेगी? हम देखेंगे, 10 तारीख को उनका रिजल्ट आएगा। तब तक शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?